नमस्ते दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आप सभी कैसे हैं? अभी हाल ही के अंदर कोरोना का एक और वेरिएंट के बारे में पता चला है, जिसका नाम है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस ये डेल्टा प्लस वायरस है क्योंकि इससे पहले जो कोरोना का दूसरा म्यूटेशन था डेल्टा, जिसकी वजह से दूसरी लहर आई थी, या ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो दूसरी लहर आई थी, अभी उसमें भी परिवर्तन हो गया है। यानी डेल्टा वेरिएंट के अंदर परिवर्तन होकर अब वो डेल्टा प्लस हो गया है। यानी कि ये जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें के कोरोना के स्पाइक जो लगे हुए थे, स्पाइक प्रोटीन, उसमें क्या है कि बदलाव हो गया है। स्पाइक प्रोटीन के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। जैसे ये है कोरोना वायरस, ये जो बड़े बड़े लाल कलर के आपको ये लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये इसके स्पाइक प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये क्या है कि फेफड़ों के अंदर चिपक जाता है और शरीर को में अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है। अब इस जो सबसे खतरनाक वायरस का यही रूप है, अब इसके अंदर भी परिवर्तन आ गया है। यानी कि ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसका मतलब ये है क्या है कि वायरस ने अपना रूप बदल लिया है, जिसकी और इसी बदले हुए रूप को डेल्टा प्लस कहते हैं। आप लोग भी सोचोगे कि ये वेरिएंट क्या चीज होती है। यानी कि वेरिएंट क्या कि एक कोरोना के जो वायरस है वो क्या कि समय समय पर क्या कि अपने में परिवर्तन करता रहता है, जिसको और कई जो परिवर्तित रूप होता है हम उसी को वेरिएंट कहते हैं। एकदम साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मानव विकास से जोड़ सकते हैं अपन। जैसे आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी साइड के अंदर, तो कि जैसे मानव पहले तो था बंदर, पूंछ वाला बंदर, ठीक है। धीरे धीरे वो विकसित हुआ, विकसित होते 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 वर्तमान स्वरूप में पहुंच गया है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर लंबा समय लगा। सेम यही प्रोसेस है क्या कि वायरस के अंदर होती है, लेकिन वो इतना लंबा टाइम नहीं लेती है। तो जैसे कि पहले जो नॉर्मल जो सिंपल कोरोना वायरस था उसमें चेंज हुआ क्या कि उसके क्या कि अंदर शरीर के अंदर बच्चे पैदा हुए, उसके अपने शरीर के अंदर, यानी वो बहुत से फैलाए। जैसे फिर मान लो उसके बच्चे पैदा हुए, फिर उस वायरस के बच्चे पैदा हुए, उसके वायरस के पैदा, से पीढ़ियां बदलती गई। जैसे अपन बंदर से इंसान बनते गए वैसे ही पीढ़ियां बदलती रही। तो ये कभी डेल्टा वायरस बन गया, कभी गामा वायरस बन गया, कभी बीटा वायरस बन गया, और अब बन गया डेल्टा प्लस। आपको समझ में आया? वेरिएंट यानी एक तरीके से क्या कि जेनेटिक परिवर्तन हो रहा है। यानी क्या कि जो वायरस के अंदर जो इसके जेनेटिक जीनोम थे, इनमें क्या कि चेंजिंग हो रहा है। ये एक स्वाभाविक है। यानी कि ये हर प्रकार के वायरस के अंदर ये सब होता है। लेकिन क्या कि कई म्यूटेशन यानी जो वेरिएंट है वो कई तो नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी यही सब क्या कहा जा रहा है डेल्टा प्लस के बारे में, क्योंकि ये वेरिएंट काफी खतरनाक है। अच्छा, इस डेल्टा प्लस वायरस का साइंटिफिक नेम AY.1, या इसको कह सकते हैं B.1617.2.1, ये इसका साइंटिफिक कोड है। जैसे कि इससे पहले डेल्टा का जो कोड था ना वो था B.1.617.2, यहां तक डेल्टा का कोड था। अब .1 यानी इसमें .1 और जोड़ दिया कि इससे एक बढ़कर है, यानी इनकी इनकी एक संतान है ये .1। और वैसे ही डेल्टा प्लस, जैसे अपन ने अब फिल्म नहीं देखी क्या, रोबोट 2.0, वैसे ही जैसे कि रोबोट आई 1, उसके बाद 2.0 उसका सेकंड वेरिएंट, यानी क्या उसका सेकंड सीजन आया था, वैसे ही इसका आगे .1 और लग गया, इसका नेक्स्ट सीजन आ गया। अपन ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा प्लस के बारे में। ये वायरस ओरिजिनल वायरस से काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो ये वायरस के फेफड़ों में क्या कि जो नॉर्मल कोरोना है या डेल्टा वायरस
भी मान लो, या सामान्य जो कोरोना वायरस था, जिस वायरस की शुरुआत हुई थी, यानी कोरोना में बिल्कुल स्टार्टिंग वाला था, उससे काफी ज्यादा तेजी से ये क्या कि अपने फेफड़ों पर चिपक जाता है, और फेफड़ों पर चिपकने के बाद बहुत ही कम समय के अंदर, काफी कम समय के अंदर क्या कि फेफड़ों को डैमेज कर देता है, जिससे क्या है कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इसकी भावुकता समझ रहे हो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये डेल्टा वायरस, सॉरी डेल्टा प्लस वायरस, यानी प्लस, ये प्लस वायरस को डबल म्यूटेशन कह सकते हैं अपन, ट्रिपल म्यूटेशन भी कह सकते हैं। तो ये डेल्टा प्लस वायरस काफी खतरनाक लग रहा है। अच्छा, एक हमारे क्या कि देश के मशहूर वायरोलॉजिस्ट है प्रोफेसर हामिद जमील, तो इन्होंने दावा किया है कि जो डेल्टा प्लस वायरस है, ये डेल्टा प्लस वायरस क्या है कि वैक्सीन से जो हम लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई है, कि उससे जो इम्यूनिटी बनी है या फिर जो एंटीबॉडी बनी है, ये कहीं उसको भी धोखा दे सकता है। यानी डेल्टा प्लस वायरस अपने क्या कि वैक्सीन से जो हमारी क्या एंटीबॉडी बनी है, क्या कि उसको भी क्या है कि कहीं ना कहीं उसको धोखा देकर क्या अपने फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या कि साहिब जमील जी ने ये भी बताया कि क्या कि कोई व्यक्ति जैसे कोरोना से पॉजिटिव हो गया, वो ठीक हो गया, यानी उसके अंदर क्या कि पॉजिटिव इन्फेक्टेड की वजह से जो नेचुरल एंटीबॉडी बनी थी, ये उसको भी धोखा दे रहा है। यानी इनके हिसाब से क्या है कि ये जो वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है। वो क्या कि हमारी क्या कि नेचुरल इम्यूनिटी और जो क्या कि इंजेक्शन से या इन्फेक्टेड होने की वजह से जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी पैदा हुई, उसको क्या है कि चकमा दे देता है। उसको क्या है कि चकमा देकर क्या है कि हमारे के शरीर के अंदर क्या है कि हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है और फेफड़ों को क्या है कि डैमेज कर देता है। और वाकई ऐसा है, यानी अगर वाकई इनकी बात सही है तो ये काफी चिंताजनक बात है, काफी चिंताजनक बात है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो स्थिति आने वाली है वो काफी गंभीर हो सकती है। यानी एक आशंका सी बनी हुई है कि कहीं तीसरी लहर तो डेल्टा प्लस वायरस की वजह से ही नहीं आएगी क्या। अच्छा, इसके अलावा क्या कि डॉक्टर वीके पॉल, ये हमारे के नीति आयोग के सदस्य भी हैं। डॉक्टर वीके पॉल ने क्या कि बताया कि ये वायरस क्या कि मार्च से ही हम लोगों के बीच में है। यानी क्या कि ये वायरस मार्च से ही हम लोगों के बीच में विद्यमान है। यानी इसका मतलब तो ये काफी लोगों के अंदर है अभी भी, या कहीं जांच नहीं हो पा रही है। यानी जांच नॉर्मली आरटीपीसीआर जांच हो रही है, जिससे ये तो पता चल रहा है कि ये बंदे को कि कोरोना है, ये तो पता, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा वेरिएंट है उसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा क्या कि हमारे क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को ना वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया 23 जून को। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि या तो क्या कि ये जो म्यूटेशन है या जो ये वेरिएंट है, या तो काफी तेज गति से बढ़ रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है, या इस वेरिएंट की वजह से क्या कि मृत्यु दर काफी बढ़ गई है। अगर ऐसा है तब इसको क्या कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जाता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया है कि ये वेरिएंट काफी तेज गति से बढ़ रहा है। अच्छा, इसका पहला मामला भी क्या कि महाराष्ट्र में आया था 5 अप्रैल को। इसका पहला मामला, यानी कि जो रिकॉर्ड के अंदर, यानी जो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ था डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो कोरोना पॉजिटिव है, वो क्या कि महाराष्ट्र में मिला है 5 अप्रैल को। अच्छा, अब वर्तमान में कई राज्यों में ये फैल चुका है, लगभग 40 से 50 लोगों के बीच में। अभी जो अपने पास जो सीमित डाटा है उसके हिसाब से, यानी कि बहुत कम लोगों की
सिर्फ आरटीपीसीआर जांच हो रही है, ये मैं आपको पहले ही बताया कि जैसे कोरोना पता चल रहा है, लेकिन क्या है कि अलग से क्या है कि वेरिएंट की जांच नहीं हो पाई है सभी लोगों के अंदर, वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन क्या गया कि इन्फेक्टेड जैसे कि पर्टिकुलर कोई एरिया के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई आ गया, तो उस एरिया के अंदर क्या है कि बाकी लोगों की क्या कि ब्लड की जांच कर कर पता किया जा सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है या कोई अन्य वेरिएंट है। तो इससे पता कितना मतलब कि एक सोचने वाली बात है, काफी गंभीर स्थिति आने वाली है ऐसा लग रहा है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से, यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से क्या कि ये कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है, यानी एक आशंका जाहिर हो रही है कि कहीं डेल्टा प्लस की वजह से तीसरी लहर नहीं आएगी। अगर वाकई डॉक्टर शाहिद जमील की ने जो दावा किया है, अगर वो वाकई सच है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितने खतरनाक हो रहा है। यानी कि हम अभी तक वैक्सीन को ही जैसे डॉक्टर शाहिद जमील के इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के में ये पता चला कि डॉक्टर शाहिद जमील ने ये कहा है कि हमारी वैक्सीन की एफिशिएंसी भी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि इनके हिसाब से जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी भी कम हो रही है डेल्टा प्लस वायरस की वजह से। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी एक्शन मूड में है। अभी एक्शन में इन्होंने जैसे कि अभी हाल ही में क्या कि जैसे महाराष्ट्र, एमपी और केरला के को एक चिट्ठी जारी करके कहा है कि जहाँ क्या कि कंटेनमेंट जोन बनाओ आप, जहाँ इस तरीके के वेरिएंट मिले हैं। अच्छा, इस एक और बात बता दूं, इसकी पहली मौत एमपी के अंदर हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से, जो ज्ञात है, मतलब कि जो आइडेंटिफाई हुई है। कोरोना की तीसरी लहर, अभी क्या कि रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर है, उन्होंने क्या है कि चेतावनी दी है या अल्टीमेटम दिया है कि अगर क्या कि इसी तरीके से क्या कि बाजारों में और पब्लिक प्लेस में भीड़ बढ़ती रही और कोरोना व्यवहार में अगर आम लोग सुधार नहीं करेंगे, तो आने वाले 1.5 से 2 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। रणदीप गुलेरिया ने इमोशनल होकर ये बात बोली है, क्योंकि लोगों से और सरकार से इन्होंने अपील की है कि बाजारों में, पब्लिक प्लेसों के अंदर, गाड़ियों में, बसों में कि भीड़ को नियंत्रित किया जाए और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। अगर ये पालन नहीं करेंगे तो तीसरी लहर बहुत जल्द आ जाएगी। अगर अभी आप लोगों ने दूसरी लहर तो देखा ही है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था दूसरी लहर के अंदर, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत हो गई थी, दवाइयों की किल्लत हो गई थी, क्योंकि हर चीज की ब्लैक हो गई थी। यानी कि बहुत ही नाजुक स्थिति आ गई थी दूसरी लहर के अंदर भी। लेकिन अगर अपन ये चीज नहीं संभले तो ये तीसरी लहर में ये चीज हमको फिर से देखने को मिल सकती है। इसलिए रणदीप गुलेरिया जी ने कहा है कि हमें क्या है कि भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना पड़ेगा, कोरोना एप्रोप्रिएट व्यवहार है, इसको अपनाना पड़ेगा। कोरोना एप्रोप्रिएट व्यवहार के अंदर क्या कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ धोना, ये सब क्या कि इसके अंदर व्यवहार के अंदर आता है। लेकिन आप अभी देखने को मिल रहा है कि जैसे ये दूसरी वेव खत्म हुई है, खत्म होने के बाद में कई लोग अचानक से क्या कि क्या बोलते हैं कि निडर हो गए हैं, यानी उनको क्या कि कोरोना से भय खत्म हो गया है। क्या कि अभी 1 से 1.5 साल हमने डर और भय में निकाल दिया है। 1.5 साल अपन लोगों ने गुजारे हैं, उससे लोग सबक नहीं ले रहे हैं। सिर्फ वही लोग जो कोरोना से क्या गंभीर बीमार हुए थे या फिर जिन्होंने क्या कि अपने किसी करीबी को खोया है, वो उनको पता है कि कोरोना कितनी खतरनाक है। बाकी लोग जो अभी मैं बाजार में देख रहा हूं, जो मैं खुद भी देख रहा हूं कि लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल तरीके से। लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि ये नॉर्मल दिन नहीं है, ये
पेंडेमिक चल रहा है, इसके अंदर क्या है कि बहुत कुछ बदलाव जरूरी है अपने को। अपन लोगों ने कुछ बदलाव किया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो क्या है कि इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। अगर इसी तरीके हल्के में रहा और तीसरी लहर आई तो पता नहीं वो कैसा समय दिखाएगी अपने को, कि अपनी दूसरी लहर से पूरी तरीके से ऊपर ही नहीं पाए हैं। तो उसी के अंदर क्या है कि तीसरी लहर की आहट शुरू हो गई है। ये सिर्फ क्या कि अपन लोगों के क्या कि जो क्या कि बेखौफी की वजह से, या कैसे बोलते हैं कि अपनी लापरवाही की वजह से ये तीसरी लहर क्या कि दस्तक दे रही है। कि थोड़ा डर होना चाहिए लोगों के अंदर। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते। थोड़ा सा डर होना चाहिए लोगों के अंदर कोरोना के प्रति, ताकि हम सुरक्षित रहें और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए क्या कि हमें हर कोरोना प्रोटोकॉल का हर तरीके से पालन करना होगा। अच्छा, यहाँ उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कमी रही है आम लोगों के साथ साथ। क्या कि सबसे बड़ी कमी क्या कि अनलॉकिंग, यानी मेरे हिसाब से क्या कि जो कि गवर्नमेंट जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया अपना रही है उसमें कहीं ना कहीं खामी है। मेरे हिसाब से कोरोना की जो प्रक्रिया होनी चाहिए अनलॉकिंग की, तो कि सबसे पहले क्या है कि वहाँ की जैसे राज्य सरकार है या सेंटर है, राज्य सरकार मान लो ये जैसे ये सब राज्य सरकार पर है फिलहाल की कंडीशन में। क्या कि कोई भी राज्य अगर चाहे तो अपने कंडीशन के हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकता है या लॉकडाउन लगा सकता है। तो राज्य सरकार को ये देखना चाहिए कि मेरे यहाँ कितने % के कोरोना आईसीयू बेड खाली है। अगर वो 50% से खाली है, 50% से ज्यादा खाली है, तब अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर ये 50% बेड आईसीयू बेड भर जाते हैं तो लॉकडाउन। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हमारे यहाँ क्या है? अगर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है तब अनलॉक, अदरवाइज जैसे ये रेट बढ़े तो सख्ती फिर से शुरू। अपन को ये देखना होगा कि अपने राज्य के अंदर कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, यानी उसके दोनों डोज लग चुकी है, उसके आधार पर अनलॉकिंग। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है अनलॉक कंपटीशन, यानी कि एक स्टेट ने क्या ये अनलॉक कर दिया तो अपन भी अनलॉक करेंगे, यानी क्या कि दूसरे को देखकर पूरा मार्केट खोलना या पूरा बाजार खोलना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि अनलॉकिंग क्योंकि अपने क्षेत्र की को देखकर वहां पर कितने कोरोना के पेशेंट हैं, वहां की पॉजिटिविटी रेट कितनी है, वहां अगर झटके से अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो उनका ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी, ये सब जो कंटेनमेंट जोन है, तो इन सब को देखकर ये डिसाइड करना चाहिए कि अपन को लॉकडाउन खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। हमारे देश के लोग भी थोड़े अजीब के टाइप है कि इस पेंडेमिक एक्ट के अंदर भी क्या है कि वस्तुओं के दाम बढ़ा रहे हैं। यानी कि किसी डॉक्टर ने कह दिया कि कोरोना के अंदर ये पर्टिकुलर फ्रूट आपके लिए अच्छा है, आपको ये खाना है, अगले दिन ही उसके दाम बढ़ जाएंगे। कोई किसी दवाई की जैसे मैं रेमडेसिविर है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक फंगस है उसकी ब्लैक मार्केटिंग, जो क्या 1200-1300 रुपए का इंजेक्शन आता है वो 1-1 लाख रुपए में मिल रहा है, सोचने वाली। और इसके साथ साथ नकली इंजेक्शन भी मिल रहे हैं। तो मतलब कि लोगों का भी क्या दिमाग पता नहीं किस टाइप का है, क्योंकि इस बीमारी में मतलब इस कोरोना काल के अंदर जो महामारी फैली है उसमें भी सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो भी इस चीज का शिकार हो सकते हैं और होते भी हैं। इसलिए हम लोगों को भी अपना व्यवहार चेंज करना चाहिए, घर के सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें और सुरक्षित रहे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं। जय हिंद।